हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी आईटी वाले स्टूडेंट, ये जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब आज आपको ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बता रहा हूँ। उसके बारे में, ये ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है, कैसे काम करती है, किस प्रकार से काम करती है। अब देखो, मेन फीडर होता है इसमें एक, ये फीडर होता है जो जीएसएस होते हैं, उसके अंदर मेन फीडर होता है। मेन फीडर में कौन सा जहाँ जनरेट होती है मेन लाइन, वहाँ होता है विद्युत उत्पादन होता है, वो मेन फीडर होता है। उसके बाद में दूसरा आता है ट्रांसमिशन फीडर। ट्रांसमिशन फीडर का कहाँ काम आता है, कैसे होता है। ये जो पावर ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति को ग्रिड सब स्टेशन तक पहुंचाने वाली लाइन होती है, उसको ट्रांसमिशन फीडर कहते हैं। जहां से ये जहां पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, उस पावर ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति को ग्रिड, जीएसएस होता है ग्रिड स्टेशन, जीएसएस तक पहुंचाने वाली जो लाइन होती है, उसको ट्रांसमिशन फीडर कहते हैं। उसके बाद में आती है सर्विस लाइन। सर्विस लाइन, अब सर्विस लाइन किसे कहते हैं। अब सर्विस लाइन सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं, जैसे वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, वहाँ से जो कंज्यूमर तक पहुँचाने वाली लाइन, जो मान लो बिजली विभाग है, जीएसएस है, वहाँ से अगर घरों तक लाइट आने वाली जो लाइन होती है, वो सर्विस लाइन कहलाती है। जैसे वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुँचाने वाली लाइन को सर्विस लाइन कहते हैं। उसके बाद में आते हैं एसी और डीसी जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें तुलना क्या है। ये तुलना देखो, एक तो निम्न लागत पर पारेषण है। पारेषण का मतलब होता है सप्लाई करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जो सप्लाई होती है उसे पारेषण बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। पारेषण में डीसी की अपेक्षा एसी के पारेषण में लागत कम होती है। जो डीसी लाइन होती है उसकी तुलना में एसी लाइन में लागत हमेशा कम आती है। उच्च वोल्टेज पर उत्पादन, तो एसी का उत्पादन 11 किलो वोल्ट तक होता है, जबकि डीसी का सामान्यतः उत्पादन 650 वोल्ट तक होता है। अब उसके बाद में सरल वोल्टता परिवर्तन होता है। वो क्या है कि वोल्टता परिवर्तन के लिए डीसी से अधिक सरलता एसी में होता है। किस में होता है, वोल्टता जो परिवर्तन होता है, वोल्टेज जो परिवर्तन होता है, वो किस में होता है, डीसी से परिवर्तन, डीसी से अधिक सरलता एसी में होता है। एसी में सरल होता है और डीसी में थोड़ा कठिन होता है। उसके बाद में आता है सरल उपकरण संरचना। एसी उपकरणों की जो अपेक्षा डीसी उपकरणों की संरचना जटिल होती है। जो एसी उपकरण होते हैं वो संरचना में सरल होते हैं, जबकि डीसी उपकरण होते हैं वो जटिल होते हैं। सरलता से डीसी में परिवर्तनीय, एसी को हम आसानी से सरलता से डीसी में बदल सकते हैं। एसी के उपरोक्त गुण के कारण ही पूरे भारत में एसी ट्रांसमिशन होता है। इस एसी के जो ऊपर वाले गुण है, इन गुणों के कारण ही एसी अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, पूरे भारतवर्ष में इस प्रत्यावर्ती धारा पारेषण ही काम में आता है। उसके बाद में विद्युत शक्ति का वितरण, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है, विद्युत शक्ति वितरण क्या होता है कि आप बड़े बड़े छोटे छोटे उपभोक्ता, बड़े उपभोक्ता, छोटे उपभोक्ताओं तक विद्युत शक्तियों का पारेषण किया जाता है। या विद्युत शक्ति पारेषण वितरण प्रणाली में 3 फेज है, 4 वायर प्रणाली का प्रयोग करते हैं। वितरण प्रणाली में सबसे प्रमुख वितरक कौन होता है, ट्रांसफार्मर होता है। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें सबसे मेन प्रमुख जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कौन होता है, ट्रांसफार्मर होता है। और इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 प्रकार के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वह सब स्टेशन
जो 11 किलो वोल्ट को 440 वोल्ट में बदल देता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहते हैं, तथा सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक के विद्युत संचरण को प्राइमरी ही डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड सेंटर तक जो पारेषण होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, जो लाइन बिछा जाती है, वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। विद्युत वितरण केंद्रों से उपभोक्ताओं को विद्युत शक्ति का वितरण करने के लिए हमें मुख्यतः दो प्रकार की लाइन स्थापित की जाती है। एक तो ओवरहेड लाइन होती है, जो आपके सिरोपरी लाइन बोलते हैं, सिर के ऊपर कर से जो लाइन जाती है उसे सिरोपरी बोलते हैं, जो खंभों के ऊपर कर से स्थापित की जाती है। इस लाइन में मान लो तार में सभी वोल्टेज सीमाओं के लिए वोल्टेज संचारित, जैसे 250 वोल्ट है, 11 केवी और 33 केवी इत्यादि। और इसमें तारों की धरती से ऊंचाई इसमें प्रवाहित शक्ति पर निर्भर करती है, कितनी ऊंचाई रखते हैं वो, उसमें धारा बहने वाली, कितनी धारा बह रही है, कितनी वोल्टेज बह रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी ऊंचाई कितनी रखी है। दूसरी आती है अंडरग्राउंड लाइन। अंडरग्राउंड लाइन होती है भूमिगत लाइन। यह लाइन ज़्यादातर उद्योगशालाओं में स्थापित की जाती है और ये लगभग 11 केवी तक ही स्थापित की जाती है। और ये ज़मीन के अंदर खाई खोद के उसके अंदर दबाया जाता है इसको। इसके लिए तारों की जगह पर केबल का प्रयोग करते हैं। इसमें ज़्यादातर नंगे तार ये काम नहीं करते, इसमें केबल काम में आते हैं। केबल में यांत्रिक आघात से सुरक्षा हेतु जालीदार कवच लगा रहता है। जैसे 11 केवी एसटी को जमीन में 0.9 मीटर अंदर स्थापित किया जाता है, लेकिन सामान्यतः 1.2 मीटर की गहराई पर, नॉर्मली 1.2 मीटर की गहराई पर ही लगा सकते हैं। केवल विद्युत रोधन का नष्ट होना लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष इस प्रणाली में उत्पन्न दोष है। जो ये अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ये एक मेन दोष है। और इसका जो इंसुलेशन होता है वो नष्ट हो जाता है। अब सिरोपरी लाइन में जो सामग्री काम में आती है वो कौन कौन सी है? जो ओवरहेड लाइन है उसमें कौन कौन सी सामग्री काम में आती है? एक तो खंबे। अब ये खंबे भी 5 प्रकार के होते हैं। अब इनके बीच की दूरियां और इनकी बनावट में धारा प्रवाहित होती है, उनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि ये कितने किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे एक लकड़ी का खंबा है वो 40 से 50 मीटर लंबा होता है, लकड़ी का खंबा आ गया। ट्यूबलर खंबा, आरसीसी खंबे जो सीमेंट वाले होते हैं, स्टील फर्स्ट सेक्शन, स्टील आई सेक्शन, टावर जो बड़े बड़े खंबे होते हैं जो टावर के रूप में बनाए जाते हैं, ये 5 प्रकार के खंबे होते हैं। उसके बाद में आते हैं क्रॉस आर्म। इन्हीं भुजाओं पर इंसुलेटर लगाकर तारे कसी जाती है। क्रॉस आर्म होती है जो खंबे होते हैं उसके ऊपर जो आडी एक लकड़ी से पट्टी लगाते हैं, लोहे की लगा देते हैं, भुजा लगा देते हैं, उसके ऊपर इंसुलेटर लगा देते हैं, इंसुलेटर के ऊपर तार कस दिए जाते हैं। अब उसके बाद में लाइन इंसुलेटर क्या होता है? ये लाइन इंसुलेटर ये 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो पेन इंसुलेटर है। पेन इंसुलेटर ये बहुउद्देशीय इंसुलेटर होता है। इसका प्रयोग 33 केवी से 66 केवी के बीच में ही किया जाता है। जो पेन इंसुलेटर होता है वो एक पेन की तरह होता है और उसकी उपयोग ज़्यादातर 33 केवी से 66 केवी के मध्य किया जाता है। उसके बाद जो इसकी संरचना ये है। उसके बाद में है सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर क्या होता है? इसका प्रयोग जहाँ मोड दिया जाता है, मोड पे किया जाता है। इसका निम्न वोल्टता होती है 650 वोल्ट तक किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद में आता है सस्पेंशन इंसुलेटर तीसरा। इसे पोर्सिलेन या कांच की चकती जोड़कर लड़ी के रूप में, जैसे एक लड़ी होती है लटकन सी, उसके रूप में इस प्रकार से बनाया जाता है सस्पेंशन इंसुलेटर। प्रत्येक चकती 11 केवी की वोल्टता के लिए होता है और इसका उपयोग 80 केवी से ऊपर की वोल्टता में प्रयोग करते हैं। और इसमें लगी इंसुलेटर श्रृंखला में लगी रहती है और ये इंसुलेटर श्रृंखला में लगी रहती है। इसकी एक चकती होती है वो 11 केवी की वोल्टता के लिए होती है इसमें। अब देखो इसमें 1 2 3 चकती है,
3 शक्ति का मतलब क्या हो गया, 1 2 और 3 शक्ति होगी तो इसका मतलब हो गया 11 के 33 केवी के लगी लिए हो गई है। उसके बाद में स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर होती है जो अपन तान लगाते हैं ना खंबे के, उसके बीच में जो इंसुलेटर काम में आता है 2 तारों को जोड़ने के लिए, उसको स्टे इंसुलेटर बोलते हैं। और ये लाइन आरंभ खंबे और अंतिम खंबे तथा दिशा बदलने वाले असंतुलित खंभों के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। बुशिंग इंसुलेटर का प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में, सर्किट ब्रेकर आदि में करते हैं। जो बुशिंग इंसुलेटर होता है जिसके अंदर बुश होता है, वो इंसुलेटर कहाँ काम लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर और सर्किट ब्रेकर सीबी में। तार, अब वायर भी काम आते हैं इसमें। वायर विद्युत पारेषण और वितरण लाइन में अचालक आवरण रहित नंगे तार प्रयोग किए जाते हैं। जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें नंगे तार काम में लेते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगल बार कॉपर वायर होता है, एक SCR। SCR का मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एक होता है CCSR। CCSR का मतलब होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। लगभग आजकल अपने 2 नंबर वाला, B नंबर वाला ACSR काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये वायर ज़्यादातर अपन काम में लेते हैं। कॉपर वाला महंगा पड़ता है, सिंगल वाला अपन ज़्यादा कॉपर वाला काम में नहीं लेते, लेकिन B वाला है ना SCR, ये अपन काम में लेते हैं। उसके बाद में होता है स्टेरोड। ये पोल को समकोण पर खड़ा रखने में मदद करता है। उसके बाद में आते हैं क्लैंप, नट बोल्ट। ये इंसुलेटर और तारों को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में झोल, सेग। सेग क्या होता है, 2 पोल होते हैं, 2 पोलों के बीच में जो तार लगे होते हैं, उन तारों के बीच में जो ढील लचक होती है उसको सेग कहते हैं। सिरोपिड लाइन के तारों में कुछ ढील रखी जाती है जिससे कि वह तापमान में परिवर्तन होता है ना, टेम्परेचर, सर्दियों में ये तन जाते हैं और गर्मियों में ये ढीले हो जाते हैं, तो इनको टेम्परेचर को सहन सके। अगर लाइन में उपयुक्त ढील न छोड़े जाए तो ये आंधी या तूफान में टूट सकते हैं और इसके एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। ये इस प्रकार से ये सेग रखा जाता है। अब ये सेग कैसे निकालते हैं, जैसे प्रति मीटर तार भार गुणा मीटर में खंभों का स्पेन, उनका स्क्वायर बटे 8 गुणा तार का तनन बल, यानी S बराबर WL स्क्वायर बटे 8T। W का मतलब होता है उसका जो तार होता है उसका भार, वेट। और L का मतलब होता है मीटर में जो खंभे होते हैं उनके स्पेन होती है, उसकी लंबाई, उनका वर्ग। T का मतलब उसका तनन बल, टेंसाइल बल, यानी तनन बल कितना है इसका तार का, सहन शक्ति कितनी हो तार की। उसके बाद में स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये स्किन इफेक्ट है। ये स्किन इफेक्ट एसी की वह विशेषता होती है जिसके कारण वह किसी भी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से ही प्रवाहित होने का प्रयास करती है। सतह प्रभाव कहलाती है। सतह प्रभाव कौन सा होता है कि एसी की वह विशेषता जिसके कारण वह कोई भी चालक की सतह या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से प्रवाहित होने का प्रयास करती है, ये सतह प्रभाव कहलाती है। जैसे ये कंडक्टर है पूरा, अब उसके बाद में कौन कौन फ्लक्स, ये फ्लक्स फ्लो हो रहा है इसके अंदर पूरा धीरे धीरे, ये पूरा स्किन प्रभाव कहलाता है इसका। डीसी में किसी प्रकार का सतह प्रभाव नहीं होता है, ये ओनली स्किन इफेक्ट है, ये ओनली एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर यह कम होता है। जब चालक पदार्थ होता है उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है तो ये कम होता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट निम्न कारकों पर निर्भर रहता है कि फ्रीक्वेंसी उच्च होने पर स्किन इफेक्ट काम करता है। चालक का व्यास क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चालक की आकृति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चालक की चुंबकशीलता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चालक बढ़ने पर सतह प्रभाव बढ़ता है, यानी जो चालक होता है उसका तापमान बढ़ने पर सतह का प्रभाव बढ़ जाता है। चालक का पदार्थ, अब चालक कौन सा काम ले रहे, किस प्रकार किस मेटल का बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंडक्टर का एसी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध की तुलना में अधिक, इसी कारण होता है कोरोना। अब ये कोरोना क्या है, कोरोना हाई वोल्टेज वाली जो एसी
इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन होती है उनमें जो चालक तार होते हैं, चालक तारों के चारों ओर एक बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश देखा जाता है, वो क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। एक हाई वोल्टेज लाइन होती है, उसके जो चालक तार होते हैं उनके चारों तरफ आपको एक बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, तो वो क्या कहलो, धुंधला रंग का जो प्रकाश दिखाई देता है बैंगनी रंग का, वो क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। जैसे ये लाइन है, इसके चारों तरफ आपको धुंधला सा है बैंगनी कलर का प्रकाश दिखाई देगा, वो कोरोना होता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए गोल चालक प्रयोग करते हैं, ये गोल चालक इसमें प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत लाइन में निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। चालक तार की पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की धुंधली सी चमक पैदा हो जाती है। चालक तारों और खंभों के निकट हिसिंग ध्वनि सुनाई देती है। अब हिसिंग की सी एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो सुनाई देती है। रेडियो संग्रहण में व्यवधान पैदा होता है, ओजोन गैस पैदा करती है। ये कोरोना प्रभाव ये ओजोन गैस है उत्पन्न करता है। विद्युत शक्ति का अनावश्यक अपयोग होता है, जो अपनी इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसका नुकसान होता है इसमें। इससे चालकों की दक्षता भी कम होती है। उसके बाद मतलब है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ऐसी परिपथ के धारा और वोल्टता के बीच की कोज्या क्या कहलाती है? शक्ति गुणांक कहलाती है। अब वास्तविक शक्ति बराबर VI cos फाई, जो धारा और वोल्टता होते हैं उसके बीच की कोज्या, कोसाइन, कोण शक्ति, वो क्या कहलाती है? शक्ति गुणांक कहलाती है। फाई क्या है? एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट, धारा और वोल्टेज के बीच का जो करंट है वो क्या है? फाई। और V वोल्टेज, I करंट है। सिस्टम के जो पावर फैक्टर में सुधार होने से जनरेटिंग स्टेशन द्वारा डिलीवर किए गए किलोवाट बढ़ते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए लोड के साथ ऐसी डिवाइस स्थापित की जाती है जो अग्रगामी रिएक्टिव पावर लेती है। एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर की शून्य भार पर सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। अब कंडेंसर भी क्या पावर फैक्टर सुधारते हैं। लोड का पावर फैक्टर घटने पर हानियां बढ़ती है। अब लोड का जो पावर फैक्टर बढ़ता है, पावर फैक्टर जो घटता है ना, उस पर लॉसेस होती है। लोड का जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए पैरेलल के अंदर अपन को संधारित्र यानी कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर या फेज एडवांसर का प्रयोग होता है। पावर फैक्टर वास्तविक पावर या आभासी पावर का अनुपात होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? वास्तविक पावर बटे आभासी पावर होता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना। धन्यवाद।